रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। बचपन में सुनी कवि श्याम नारायण पांडे जी की ये पंक्तियाँ आज भी शिराओं में नवजीवन का, नए उत्साह का संचार कर देती हैं। सर्वप्रथम आज 9 मई का दिवस है और ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज ही के दिन हम लोग मनाते हैं। तो सर्वप्रथम मैं महाराणा प्रताप की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय समाज के अंदर महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक एक किंवदंती के रूप में, वीरता की कहानी के रूप में जाने जाते हैं। ये चेतक की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी अकबर के समय से जुड़ी हुई है। और अगर हम इसके स्रोतों की बात करें तो कर्नल टोड के द्वारा एक किताब लिखी गई है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, राजपूतों का इतिहास है बेसिकली। सर्वप्रथम कर्नल टोड ने ही उसको संयोजित किया था। तो ये एक किताब हमें महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी के बारे में बताती है। इसके साथ ही जो अकबर के दरबार का इतिहासकार था अबुल फजल, उसने भी अकबरनामा जो किताब लिखी है उसमें महाराणा प्रताप का पूरा विवरण उसने दिया है। राजपूत ग्रंथ खुम्माण रासो में भी चेतक और महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी ज़बरदस्त तरीके से हमारे सामने दर्शाई गई हैं, बताई गई हैं। तो कहानी शुरू करते हैं मेवाड़ से। वर्तमान में मेवाड़ हम सभी लोग जानते हैं, राजस्थान में है। और अगर हम इसका एक संक्षिप्त परिचय की बात करें तो 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल नाम के एक व्यक्ति ने मेवाड़ के राज्य की स्थापना की। और जो मेवाड़ का राज्य था ये बेसिकली भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है उसमें पड़ता है। और इसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, यहाँ तक कि नीमच और मंदसौर की भी कुछ तहसीलें शामिल हैं। अर्थात मेवाड़ राज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर राजस्थान का ज़्यादातर हिस्सा था और उसके अंदर कुछ मध्य प्रदेश और गुजरात का भी थोड़ा सा हिस्सा उस समय पड़ता था। तो मेवाड़ राज्य की स्थापना बप्पा रावल ने की। और हम अगर मेवाड़ को और ज़्यादा थोड़ा सा जानना चाहें तो इतिहास की दृष्टि से हम पाते हैं कि प्राचीन काल में मोरी राजपूतों का यहाँ शासन था और उन्होंने 8वीं सदी तक मेवाड़ में अपना राज्य चलाया। नागदा उनकी राजधानी थी। उसके बाद मध्यकाल में गुहिल राजपूत उनका ये केंद्र रहा। चित्तौड़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और 14वीं शताब्दी तक शासन किया। और उसके बाद अकबर के समय में और आधुनिक समय में उसके बाद हम देखते हैं कि सिसोदिया राजपूतों की शाखा मेवाड़ में शासन कर रही थी। तो एक प्रकार से प्राचीन काल में मोरी राजपूत, मध्यकाल में गुहिल राजपूत और आधुनिक काल में सिसोदिया वंश मेवाड़ में काबिज रहा है। और इसी तरीके से राजधानी भी समय समय पर बदलती रही है। प्राचीन काल में मेवाड़ की राजधानी नागदा, मध्यकाल में चित्तौड़ और आधुनिक काल में उदयपुर या छावंत में घोषित हुई थी। बात शुरू करते हैं महाराणा प्रताप से, चूँकि आज उनकी जयंती है और ये एक ऐतिहासिक दिवस है। तो 9 मई 1540 के दिन महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ राज्य के अंदर हुआ था। और इनके पिता महाराणा उदय सिंह थे। और महाराणा उदय सिंह के बारे में एक बात बतानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुगलों का और जो महाराणा का संघर्ष है वो इनके पिता के समय में ही प्रारंभ हो गया था। तो 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ के किले पर घेरा डाल दिया था। चित्तौड़ के किले पर घेरा डालने के पीछे 2 कारण थे अकबर के दिमाग में। नंबर 1 तो वो दिल्ली से गुजरात जाने के लिए सुरक्षित मार्ग चाहता था मेवाड़ के रास्ते। और नंबर 2 चूँकि सिसोदिया राजपूतों की शाखा ताकतवर शाखा थी राजपूतों की, और ऐसी स्थिति में अकबर के दिमाग में ये भी था कि अगर इनका दमन हो जाएगा, मेवाड़ अगर मुगलों की अधीनस्थता स्वीकार कर लेंगे तो राजपूतों के अन्य राजवंशों को अपने साथ लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 2 उद्देश्य अकबर के दिमाग में थे। नंबर 1 गुजरात जाने के लिए दिल्ली से सुरक्षित रास्ते की तलाश मेवाड़ के माध्यम से, और दूसरा राजपूतों का दमन। तो युद्ध हुआ, किले का घेरा डाल दिया। किला बड़ा मजबूत था चित्तौड़ का। अकबर को लोहे के चने चाबने पड़े और अंत में उसने एक मन्नत मांगी जो अजमेर में ख्वाजा चिश्ती की दरगाह है, मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, कि अगर मुझे चित्तौड़ का किला मैंने फतेह कर लिया तो मैं आपके यहाँ ज़ियारत करने आऊँगा।
और अंततः जो चित्तौड़ का किला था, राव जयमल इसके किलेदार थे और 8000 राजपूतों की एक टुकड़ी जो कि भयंकर रूप से लड़ाका थी उसकी रक्षा कर रही थी। लेकिन आखिरकार रसद काटने के कारण से और अन्य अनेक कारणों से चित्तौड़ के किले पर मुगलों ने विजय प्राप्त कर ली और अकबर 3 दिन तक चित्तौड़ में ही रहा। सबसे महत्वपूर्ण बताने की ये है कि इन 3 दिनों में मुगल फौज को छूट दे दी गई कि वो चित्तौड़ में लूटपाट करें और किले की रक्षा करने के लिए जो जयमल के नेतृत्व में 8000 लड़ाके थे वो तो इस युद्ध में काम आए ही आए। इसके बावजूद अलग से जो मुगल फौज ने लूटपाट की, वहाँ पर कत्ले काम किया, तो जो तत्कालीन साहित्यिक स्रोत हैं वो हमें बताते हैं कि 20 से 25,000 राजपूतों की हत्या इन 3 दिनों के अंदर की गई। इसके बाद अकबर, जैसे कि उसने मन्नत मांगी थी, यहाँ इसको जीत करके अजमेर की तरफ चला गया मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की ज़ियारत करने। 1572 में हम पाते हैं कि जब ये अकबर चला गया तो उसके बाद जो पूर्वी मेवाड़ का राज्य था, बड़ी उपजाऊ भूमि थी, वो मुगलों के नियंत्रण में चली गई। लेकिन उदय सिंह ने चित्तौड़ का लालच छोड़ा और वो उदयपुर में उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई और पश्चिमी मेवाड़ को अपना राज्य बनाए रखा। इसके बाद 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और 1572 में जब इनके पुत्र महाराणा प्रताप नए राणा बने तो अकबर ने कई मिशन भेजे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि आप मेरी अधीनस्थता स्वीकार कर लें, युद्ध से कोई फायदा नहीं है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई भी मुगल बादशाह या अन्य कोई शासक पड़ोस में ही राजस्थान में किसी भी शक्तिशाली राजा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि भविष्य में वो कभी भी एक खतरे के रूप में सामने आ सकता था। तो अकबर बहुत होशियार शासक हुआ है अपने समय का। वो इसी दृष्टिकोण से या तो राजपूतों को अपना मित्र बना लेना चाहता था या फिर उनको ऊपर अटैक कर उनको अपना अधीनस्थ शासक बना लेना चाहता था। तो जब 1572 में महाराणा प्रताप नए राणा बने मेवाड़ के, तो उसने कई मिशन भेजे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। सबसे पहले जलाल खान के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा गया, फिर राजा मानसिंह के नेतृत्व में भेजा गया, फिर उसके बाद भगवान दास के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा गया और अंत में टोडरमल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया, इस बात को समझाने के लिए महाराणा प्रताप को कि आप जो है मुगल सम्राट अकबर की अधीनस्थता स्वीकार कर लें और अपने आंतरिक राजकाज में स्वतंत्र रहें। महाराणा प्रताप ने सबको अस्वीकार कर दिया, चूंकि वो आत्मसम्मान से भरपूर व्यक्ति थे और किसी भी व्यक्ति के आगे या शासक के आगे उन्हें झुकना पसंद नहीं था। राजा भगवान दास के बहुत अधिक समझाने बुझाने पर अंत में उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को मुगल दरबार में भेजा, किंतु अकबर ने इसे अपना अपमान समझा, क्योंकि अकबर ये समझता था कि व्यक्तिगत रूप से महाराणा प्रताप ही मुगल दरबार में आकर के हाजिरी बजाएं। और अब अकबर ने युद्ध की घोषणा कर दी और ये जो युद्ध है ये भारतीय इतिहास के सर्वाधिक रक्त रंजित युद्धों में से एक कहा जाता है और इस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का महान युद्ध। 18 जून 1576 के दिन मुगल सेनाओं में और मेवाड़ की राजपूती सेनाओं के मध्य ये अरावली रेंज में हल्दी घाटी नाम के स्थान पर लड़ा गया। ये जो हल्दी घाटी का स्थान है आजकल राजसमंद जिले में पड़ता है, गोगुंड के पास। और इसको हल्दी घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, उससे जो पत्थर निकलता है अगर उसे हम तोड़ें या पीसें तो वो हल्दी की तरह पीला चूर्ण बन जाता है, इसीलिए इसको हम हल्दी घाटी प्राचीन काल से ही कहते चले आए हैं। तो जब युद्ध तय हो गया तो उसके बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ किले को अपना केंद्र बनाया और मुगल सेनापति जो कि आमेर के राजा मानसिंह अकबर ने तय किए थे, उन्होंने मंडलगढ़ को अपना केंद्र बनाया। एक बात महत्वपूर्ण समझने की यह है कि मुगल फौज के अंदर मस्कट का, एक प्रकार की बंदूक का इस्तेमाल इस समय होने लगा था, जबकि राजपूतों के पास खासतौर पर मेवाड़ की सेना में कोई भी फायर आर्म्स नहीं था। तो राजपूतों की सेना में महाराणा प्रताप थे, रामदास राठौर थे, बिदा झल्ला था और उनके आर्थिक सहयोगी भामाशाह थे। दूसरी तरफ आमेर के राजा मानसिंह के पास 10,000 की मुगल फौज थी। महाराणा प्रताप के पास केवल 3,000 घुड़सवार और 400 भीलों की एक सेना पंजा भील के नेतृत्व में उनका सहयोग देने के लिए आई थी। 6 घंटे तक ये युद्ध चला 18 जून की कड़कड़ाती हुई गर्मी में और दोनों ओर के लगभग 2,000 आदमी इस युद्ध में मारे गए। राणा घायल हो गए और उन्हें अनेक बाण लग गए थे। तब भीलों ने और अन्य राजपूत राजाओं ने उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकलने का परामर्श दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब भीलों के जो सिपहसालार थे या उनके जो लड़ाके थे, उन्होंने कहा कि अगर महाराणा आप ही नहीं रहेंगे इस युद्ध के बाद तो फिर राजपूतों को नेतृत्व कौन प्रदान करेगा, मेवाड़ को नेतृत्व कौन प्रदान करेगा। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप अपने सर्वाधिक प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर के अपने अंगरक्षकों के साथ वहाँ से निकल गए और भीलों का एक प्रमुख व्यक्ति बिदा झाला, जिसने अपने आप को
राणा घोषित कर दिया दिखाने के लिए इस युद्ध में, और उसने महाराणा का छत्र पकड़ा और महाराणा बन करके 350 लड़ाकों के साथ मुगल सेना का सामना करता रहा, जब तक कि महाराणा वहाँ से दूर नहीं निकल गए। कथानकों से हमें पता लगता है, तत्कालीन स्रोतों से पता लगता है, कर्नल टोड की किताब से पता लगता है कि महाराणा चेतक पर सवार होकर के भागते चले गए पहाड़ियों में, और अंतोगत्वा चेतक भी चूके घायल हो गया था, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो चेतक भी मर गया और ये युद्ध उन अर्थों में सफल नहीं हुआ, राजपूत इसमें जीते नहीं, लेकिन मुगल भी इसमें जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ना तो राणा को पकड़ा जा सका, ना मुगलों की पूरी जीत हुई मेवाड़ के ऊपर, और ना ही राजसी परिवार का कोई भी राजपूत पकड़ा गया। ऐसी स्थिति में भामा शाह की आर्थिक मदद प्राप्त करके महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रह करके एक दोबारा सेना गठित की और 1582 में देवार की मुगल पोस्ट छीन ली मुगल सेना से। ये जो मुगल पोस्ट देवार की थी, इसका आप राजनीतिक महत्व इसी बात से लगा सकते हैं कि मेवाड़ राज्य के अंदर राजपूताने में 36 मुगलों की सैनिक पोस्ट थी उस समय, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये देवार की पोस्ट थी। तो जब महाराणा ने ये जीत ली तो अन्य सभी चौकियों पर भी, जो मुगल चौकियाँ थी, उन पर मुगलों की पकड़ ढीली पड़ गई, और 1585 में इसी बीच अकबर लाहौर चला गया और 12 वर्षों तक उसको उत्तरी भारत में आने का मौका नहीं मिला। महाराणा प्रताप लगातार युद्ध लड़ते रहे छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से, और 1585 तक उन्होंने पश्चिमी मेवाड़ पर पुनः अपना राज्य स्थापित कर दिया। क्या कुंभलगढ़, क्या उदयपुर, क्या गोगुंड, सब पर महाराणा ने पुनः कब्जा किया, और 1585 में डूंगरपुर के पास छावंद नाम की एक नई राजधानी बनाई, और यहाँ पर चामुंडा देवी का एक विशाल मंदिर भी निर्मित कराया। 12 वर्षों तक महाराणा ने शासन किया, और उसके बाद 1597 में जनवरी मास में एक दिन शिकार खेलते हुए राणा स्वयं ही घायल हो गए, और 29 जनवरी 1597 को उनका स्वर्गवास हो गया। महाराणा प्रताप, जो कि किंवदंतियों में, जो कि हमारे हृदयों में, जो कि भारतीय सामाजिक परंपरा में, इतिहास में एक जिंदा व्यक्ति हैं आज के तारीख में भी अगर हम देखा जाए, तो उनके अगर योगदान की बात करें तो हम देखते हैं कि शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध जिस छापामार प्रणाली का प्रयोग औरंगजेब के समय में किया, उसकी नींव महाराणा प्रताप ने मुगलों से लड़ाई करने के इसी समय में डाली। तो एक प्रकार से शिवाजी की छापामार लड़ाई के अग्रगामी महाराणा प्रताप थे। मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या कुर्बानियां दी जा सकती हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण महाराणा प्रताप है। किस प्रकार से कष्टों को सहते हुए संघर्ष की प्रतिमूर्ति बना जाता है, इसका भी जीता जागता उदाहरण महाराणा प्रताप है, और युवाओं के लिए वो सदैव प्रेरणा के स्रोत हैं और प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। धन्यवाद।